आज हम शुरू करेंगे मसल स्पिंडल। मसल स्पिंडल क्या होता है और ये कहाँ पे मौजूद होता है, इसका काम क्या है और इसकी जो वर्किंग या इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो किस लिहाज से इम्पोर्टेंट, क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट। आज हम पढ़ेंगे मसल स्पिंडल। मसल स्पिंडल बेसिकली क्या होता है कि मसल के अंदर पाया जाने वाला एक रिसेप्टर, मसल रिसेप्टर भी कहते हैं इसे। अब ये वाला जो मसल रिसेप्टर है ये क्या काम करता है? मसल रिसेप्टर ये काम करता है हमारी मसल की जो लेंथ है और उसके बाद दूसरा क्या बताता है कि ड्यूरिंग कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चेंज ऑफ लेंथ क्या है। यानी ये दो काम करता है मसल स्पिंडल, जिसे हम मसल रिसेप्टर कहते हैं। ये दो चीजें मेजर करता है, लेंथ और चेंज ऑफ लेंथ। चेंज ऑफ लेंथ मींस मसल की जो लेंथ और उसकी चेंज ऑफ लेंथ है उनको मेजर कर रहा होता है। अब ये चेंज ऑफ लेंथ है, ये जो हमारी बॉडी की पोजीशनिंग के बारे में या पोजीशनिंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये क्या काम करते हैं कि प्रोप्रियोसेप्टर्स भी कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? प्रोप्रियोसेप्टर भी कहलाता है, कि हम प्रोप्रियोसेप्टर्स भी कहते हैं। प्रोप्रियोसेप्टर्स मीन सेंस ऑफ पोजीशन, सेंस ऑफ पोजीशन। यानी हमारी बॉडी की इस वक्त या हमारे जो मसल है उसमें कितनी कंट्रैक्शन है, कितनी रिलैक्सेशन है, कौन सा मसल किस स्टेटस में है, ये मसल रिसेप्टर उसके बारे में हमें बता रहा होता है। तो इसलिए ये प्रोप्रियोसेप्टर के तौर पर भी क्या करता है, काम करता है। तो इसे हम प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। अब हम इसका पढ़ते हैं स्ट्रक्चर क्या है, इसकी सेंसरी सप्लाई क्या है, इसकी मोटर सप्लाई क्या है और किस तरह ये रिस्पॉन्ड करता है। अब हम उन फैक्टर्स को देखते हैं। पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लें। स्ट्रक्चर ऑफ मसल स्पिंडल। अब ये बेसिकली जो मसल स्पिंडल है ये हमारे बनता है मसल के अंदर पाए जाने वाले इंट्राफ्यूजल फाइबर से। किनसे? इंट्राफ्यूजल फाइबर से। हमारे मसल के अंदर या हमारी मसल बेली, उसके अंदर दो टाइप के फाइबर पाए जाते हैं। हमारे मसल के अंदर या मसल जो बेली है उसके अंदर दो टाइप के फाइबर पाए जाते हैं, जिन्हें इनमें एक टाइप इंट्राफ्यूजल फाइबर है और दूसरी टाइप एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर है। अब जो अपेरेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन जो बॉडी एक्टिविटी के दौरान परफॉर्म हो रही होती है वो एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर के थ्रू हो रही होती है। अगरचे कि जो इंट्राफ्यूजल फाइबर है वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन साथ में क्या करते हैं कि ये इंट्राफ्यूजल फाइबर ये हमारी अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी करता, अगर हम इनके फंक्शन की बात करें, अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट या अपेरेंट कोई रिलैक्सेशन या कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करता, लेकिन बावजूद इसके कि हमारी बॉडी के मसल के अंदर फिर भी एक टोन होती है, उस टोन को जो मेंटेन करते हैं वो क्या करते हैं? इंट्राफ्यूजल फाइबर करते हैं। तो यानी बेसिक मसल टोन जो है वो ये डिपेंड करते हैं। दूसरा, यही इंट्राफ्यूजल फाइबर जो है ये हमारी बेसिक मसल टोन के साथ साथ दूसरा जो फंक्शन करते हैं, ये फंक्शन करते हैं एज ए रिसेप्टर्स। क्या करते हैं? एज ए रिसेप्टर। यानी हम जो बात कर रहे थे मसल स्पिंडल की, मसल स्पिंडल बेसिकली क्या है? इंट्राफ्यूजल फाइबर्स ही हैं जो के टोन, बेसिक मसल टोन के साथ साथ क्या करते हैं? रिसेप्टर का फंक्शन भी काम करते हैं, रिसेप्टर का काम भी करते हैं। तो इसी तरह इंट्राफ्यूजल फाइबर दो तरह काम करते हैं, एज ए बेसिक मसल टोन मेंटेनर और दूसरा क्या है? एज ए रिसेप्टर, यानी मसल की लेंथ और चेंज ऑफ लेंथ को मेजर करते हैं। अगर हम मसल को यहाँ पे ड्रा करें
यानी ये बेसिक मसल बैली है, मसल बैली। अब इसके ये वाले जो फाइबर ऊपर वाले, इनको अगर हम कहें कि ये वाले जो फाइबर्स हैं इन्हें हम कहते हैं एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर। इन्हें हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर। अब उसके अलावा मसल बेल के अंदर जो है यहाँ पे जो सेंटर में यहाँ डीप पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? इंट्राफ्यूजल फाइबर। क्या कहते हैं? इंट्राफ्यूजल फाइबर। अब जो इंट्राफ्यूजल फाइबर है उनका फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि ये टोन और सेप्टर के तौर काम करते हैं, और जो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर हैं वो क्या काम करते हैं? हमारी बॉडी के अपेरेंट मसल टेंशन या अपेरेंट मसल टोन उसको क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। अब हम बात कर रहे थे मसल स्पिंडल की। अब जो मसल स्पिंडल है ये तकरीबन क्या करता है? 3 से लेकर 12 मसल इंट्राफ्यूजल फाइबर से मिलकर बना होता है। कितने इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं एक मसल स्पिंडल के अंदर? 3 से लेकर 12, यानी इनकी तादाद कितनी होती है? 3 से लेकर 12। और इसकी लेंथ वहां पे मसल के अंदर कितनी होती है? तकरीबन 3 से लेकर 10 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर नहीं सॉरी मिलीमीटर, 3 से लेकर 10 मिलीमीटर। अब ये आगे दो टाइप्स के हैं, यानी इंट्राफ्यूजल फाइबर या मसल स्पिंडल को आगे इनकी जो कैटेगरी है ये दो तरह की है। यानी अब हम पढ़ेंगे इंट्राफ्यूजल फाइबर्स की टाइप्स। टाइप्स ऑफ इंट्राफ्यूजल फाइबर। पहले को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर बैग फाइबर्स। दूसरे को हम बोलते हैं न्यूक्लियर चेन फाइबर्स। अब जो न्यूक्लियर बैग फाइबर हैं, जैसे मैंने कहा कि ये तादाद में मसल स्पिंडल के अंदर इंट्राफ्यूजल फाइबर की तादाद 3 से 12 होती है। अब न्यूक्लियर बैग फाइबर 1 से लेकर 3 होते हैं हर मसल स्पिंडल के अंदर, और ये होते हैं 4 से लेकर 9 तक हर मसल स्पिंडल के अंदर। न्यूक्लियर बैग फाइबर की तादाद कितनी होती है एक मसल स्पिंडल के? 1 से लेकर 3। और इनकी कितनी होती है न्यूक्लियर चेन फाइबर के लिए? 4 से लेकर 9 तक। अब हम इन्हें न्यूक्लियर बैग फाइबर क्यों कहते हैं और इनको हम न्यूक्लियर चेन फाइबर क्यों कहते हैं? अब जो इंट्राफ्यूजल फाइबर जो मसल के बैली के अंदर मौजूद होते हैं, ये क्या होते हैं कि इनके ये जो बैग फाइबर्स हैं इनके जो न्यूक्लियाई होते हैं, क्या होते हैं? न्यूक्लियाई होते हैं, वो एक साइड पे एक जगह पे अकामुलेटेड होते हैं। क्या होते हैं? अकामुलेटेड है, और बैग की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बैग की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो इस तरह की ये बैग की जो शक्ल इख्तियार करने की वजह से हम इन्हें न्यूक्लियर बैग फाइबर भी कहते हैं, इंट्राफ्यूजल फाइबर। लेकिन जो दूसरे फाइबर है न्यूक्लियर चेन फाइबर, उनके अंदर जो मसल के सेल के न्यूक्लियाई होते हैं वो अलाइन में पाए जाते हैं, यानी एक लेन के अंदर, एक लाइन के अंदर पाए जाते हैं। इन्हें हम चेन के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियर चेन फाइबर्स कहते हैं। अब ये दोनों फाइबर्स या ये दोनों जो इंट्राफ्यूजल फाइबर हैं ये दोनों मिलकर मसल स्पिंडल बनाते हैं। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? मसल स्पिंडल बनाते हैं। अब यही दोनों क्या करते हैं? बेसिक मसल टोन भी मेंटेन करते हैं मसल की, और उसके अलावा रिसेप्टर के तौर पर भी काम करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इन मसल स्पिंडल का कौन सा हिस्सा या इंट्राफ्यूजल फाइबर का कौन सा हिस्सा एज ए रिसेप्टर काम करता है और कौन सा हिस्सा एज ए क्या काम करता है? बेसिक मसल टोन मेंटेनर।
अगर हम न्यूक्लियर फाइबर्स को इन इंट्राफ्यूजल फाइबर को अगर मैं ड्रा करूं यहाँ पे लाइन में, जिसकी लेंथ कितनी है 3 से लेकर 10 मिलीमीटर। अब ये जो सेंट्रल पोर्शन है, अगर इसके मैं दो तरह हिस्सों में डिवाइड कर दूं, एक को सेंट्रल पोर्शन कह दूं और इसे हम या साइड या फिर पेरिफेरल, जो भी आप लफ्ज इस्तेमाल करना चाहें, ठीक, ये साइड वाला या पेरिफेरल। अब जो सेंट्रल पोर्शन है ये क्या करता है, एज ए रिसेप्टर के तौर पर काम करता है, और जो साइड वाला पोर्शन है इन्हीं इंट्राफ्यूजल फाइबर का, वो क्या करता है, हमारी मसल की टोन को मेंटेन करता है। अब जो सेंट्रल पोर्शन है वो ही क्यों करता है, क्योंकि वो भी तो एक मसल फाइबर है, जो मसल सेल है, वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन जो बेसिक मसल प्रोटीन है वो मौजूद नहीं होती, क्योंकि वो क्या करती है, मसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसीजर को प्रोसीड करती है। अगरचे कि इसका जो बाहर वाला हिस्सा है ये वाला और ये वाला हिस्सा, यहाँ पे वो प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन पाई जाती है, वो क्या करती है कि यहाँ पे वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का थोड़ा बहुत फिनोमेना चलता है, तो जो एज ए मसल टोनर या मसल टोन की मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है। अब जो सेंट्रल पोर्शन है ये क्या करता है, जस्ट एज ए रिसेप्टर काम करता है, कि जब मसल की मौजूदा लेंथ उसको डिटेक्ट करता है और उसके बाद जब आप कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसीजर कंटिन्यू करते हैं, उसमें होने वाली चेंज इन लेंथ उसको क्या करता है, मेजर करता है। अब हमारा मेनली फोकस इस सेंट्रल पोर्शन पे रहेगा। अब वहां पे हम सेंसरी सप्लाई भी देखेंगे, उसके मोटर सप्लाई भी देखेंगे, और उसके लिहाज से वहां पे जो रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं वो भी देखेंगे, और किस वक्त क्या काम करता है और हमारी बॉडी के अंदर किस तरह इंपॉर्टेंस है, हम उस चीज को भी देखते हैं। अब मैं सिर्फ सेंट्रल पोर्शन को क्या करूंगा, यहाँ पे ड्रा करूंगा और यहाँ पे पाई जाने वाली नर्व सप्लाई को हम देखेंगे। अगर मैं इसी सेंट्रल पोर्शन को यहाँ पे लिखूं, ये सिर्फ सेंट्रल पोर्शन को कंसीडर किया जाए कि ये यानी ये फाइबर्स हैं, उनको मैंने क्या किया, उनका ये सेंट्रल पोर्शन डिवाइड किया। अब इसके बाहर ये उसके साइड वाला पोर्शन है, और ये इसके बाहर ये वाला कौन सा है, इसको मैं यहाँ पे बल्कि ड्रा कर देता हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। ये वाले फाइबर्स वो बाहर की साइड फाइबर में इंट्राफ्यूजल फाइबर का साइड वाला हिस्सा है। अब हम सेंट्रल पोर्शन के, अब यहाँ पे मैंने बताया कि इंट्राफ्यूजल फाइबर दो तरह के, न्यूक्लियर चेन और न्यूक्लियर बैग फाइबर। अब यहाँ पे हम सिर्फ करते हैं सेंसरी सप्लाई की बात, फिर हम करेंगे पेरिफेरल उसकी मोटर सप्लाई की बात। अगर हम सेंसरी सप्लाई की बात करें, सेंसरी सप्लाई ऑफ मसल स्पिंडल, सेंसरी सप्लाई ऑफ मसल। अब यहाँ पे सेंसरी सप्लाई दो तरह से, यानी सेंट्रल पोर्शन को जो सेंसरी सप्लाई है वो दो तरह की है। पहले वाले को क्या कहते हैं, टाइप 1A फाइबर, या फिर इन्हें हम प्राइमरी एंडिंग्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी एफरंट एंडिंग्स भी कहते हैं। दूसरी टाइप है टाइप 2 फाइबर्स, या फिर हम इन्हें सेकेंडरी एफरंट एंडिंग्स भी कहते हैं। अब जो प्राइमरी एंडिंग्स हैं या प्राइमरी एफरंट एंडिंग जो हैं, ये क्या करती हैं कि अगर मैं इसको कहूं कि ये न्यूक्लियर बैग फाइबर है, न्यूक्लियर बैग फाइबर्स, और ये क्या है, न्यूक्लियर चेन फाइबर्स है। अब प्राइमरी एंडिंग जो हैं ये क्या करती हैं, इसको भी सप्लाई करते हैं, यानी यहां से भी, जो मोस्ट ऑफ द सेंट्रल पोर्शन में होती है सप्लाई इसकी, और यहां से भी ये क्या कर रहे होते हैं, न्यूक्लियर चेन फाइबर से भी ये सेंसेशन क्या कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं। अब दूसरी टाइप 2 फाइबर्स है, क्या है, टाइप 2 फाइबर। अब जो टाइप 2 फाइबर है वो जस्ट न्यूक्लियर चेन फाइबर्स को सप्लाई करती है,
जस्ट क्या करती है, न्यूक्लियर चेन फाइबर्स को सप्लाई करती है, और उसके बाद ये दोनों एंडिंग जो हैं पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में इंटर होती हैं और वहां पे ब्रेन यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बताया जाता है। तो न्यूक्लियर बैग फाइबर क्या करते हैं, न्यूक्लियर सॉरी टाइप 1 फाइबर या प्राइमरी एंडिंग जो है ये सिर्फ न्यूक्लियर बैग फाइबर और साथ में न्यूक्लियर चेन फाइबर को भी सप्लाई करते हैं, लेकिन सेकेंडरी एंडिंग या टाइप 2 फाइबर जो है वो सिर्फ न्यूक्लियर चेन फाइबर को सप्लाई करते हैं। और अगर हम इनकी पोजीशन देखें, लोकेशन देखें, न्यूक्लियर बैग फाइबर सेंट्रली सप्लाई कर रहे होते हैं और न्यूक्लियर चेन फाइबर सॉरी न्यूक्लियर बैग फाइबर को टाइप 1 फाइबर जो है वो सेंट्रली सप्लाई कर रहे होते हैं, और टाइप 2 फाइबर जो न्यूक्लियर चेन सप्लाई करते हैं, न्यूक्लियर चेन फाइबर को सप्लाई करते हैं, वो थोड़े से पेरिफेरल साइड पे होते हैं, यानी साइड इसी रिसेप्टर साइड की पेरिफेरल साइड पे सप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये इनकी है सेंसरी सप्लाई। अब हम अगर इसकी यहाँ पे क्या करें, मोटर सप्लाई की बात करें, तो मोटर सप्लाई जो है वो पूरे फाइबर्स को होती है, मतलब पूरा जो इंट्राफ्यूजल फाइबर है उन्हीं को होती है। यानी अगर मैं सिर्फ यहाँ पे इसी तरह इसको भी ड्रा कर लूं, ये रिसेप्टर पोर्शन है, और इसके बाद ये वाला कौन सा पोर्शन था, कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन सिस्टम का। अब जो मोटर सप्लाई है वो क्या करती है, रिसेप्टर साइड पे तो सिर्फ सेंसेशन को ही अकोमोडेट किया जाएगा, वहां से इकट्ठा किया जाएगा। अगर से जो मोटर सप्लाई या इन्फ्रेंट सप्लाई है वो इन पोर्शंस में होगी, यानी साइड वाले पोर्शन में होंगे जहां पे एक्टिन और मायोसिन पाई जाती है। अब यहाँ पे जो मोटर सप्लाई है किसकी, मोटर सप्लाई ऑफ मसल स्पिंडल। अब यहाँ पे जो सप्लाई होती है वो गामा मोटर न्यूरॉन करते हैं, गामा मोटर न्यूरॉन्स। अब ये इनकी फर्दर दो टाइप्स हैं, गैमा स्टैटिक और दूसरे होते हैं गैमा डायनेमिक। अब ये जो सप्लाई है ये यहां पे करते हैं इन कंट्रैक्शन साइड पे, इंट्राफ्यूजल फाइबर की जो कंट्रैक्शन साइड। अब ये काम किस तरह करते हैं कि जब ये एक्साइट होते हैं, गामा मोटर न्यूरॉन एक्साइट होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि यहाँ पे कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसीड होती है, यानी इंट्राफ्यूजल फाइबर जो कि मसल टोन को मेंटेन करते हैं, यानी जहाँ पे कंट्रैक्शन को प्रोसीड किया जो मसल टोन को बरकरार रखते हैं। अगर से वो सेंटर पोर्शन है वो सिर्फ डिटेक्टर के तौर पर काम करता है या रिसेप्टर के तौर पर काम करता है, तो वहां पे सिर्फ सेंसरी सप्लाई। अब ये रिस्पॉन्ड किस तरह करता है, मसल रिसेप्टर जो है ना वो किस तरह रिस्पॉन्ड करता है। अब जैसे कि मसल एक बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में, तो स्लाइड सा जब स्ट्रेच होता है, मतलब थोड़ा सा किसी ने स्ट्रेच कर दिया, तो वहां से तब डिटेक्शन होगी, तब रिस्पॉन्स जनरेट होगा, या फिर क्या होगा कि मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा हो, उस वक्त उसमें चेंज इन लेंथ आ रही होती है। तो ये दो रिस्पॉन्स जो है ना जनरेट होती है, एक को हम स्टैटिक रिस्पॉन्स कहते हैं, दूसरे को हम डायनामिक रिस्पॉन्स कहते हैं। अब जो स्टैटिक रिस्पॉन्स क्या है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर रहा था, उस वक्त जो स्लाइड स्ट्रेच है वो उस रिस्पॉन्स को, उस स्टैटिक रिस्पॉन्स को जनरेट करता है, यानी मसल यूं अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा एकदम जो आप क्या करते हो उसके ऊपर स्ट्रेच डाल देते हो, तो वो जो स्ट्रेच है वो एज ए स्टैटिक रिस्पॉन्स दिमाग को बताए। अब जो स्टैटिक रिस्पॉन्स है उसमें न्यूक्लियर बैग फाइबर और न्यूक्लियर चेन फाइबर ये दोनों क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, और इस तरह दिमाग को जो सेंसेशन है वो प्राइमरी एंडिंग्स के थ्रू भी जाती है और सेकेंडरी एंडिंग के थ्रू भी जाती है स्पाइनल कार्ड को। लेकिन जब मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा होता है उस वक्त जो चेंज इन लेंथ होती है जो कि डायनामिक रिस्पॉन्स कहलाता है, यानी मसल के अंदर उस वक्त चेंज इन लेंथ जो हो रही है वो डिटेक्ट करते हैं न्यूक्लियर बैग फाइबर, यानी उस वक्त जो रिस्पॉन्स है एफरेंट एंडिंग्स के थ्रू वो टाइप 1 फाइबर्स के थ्रू क्या किया जाता है, स्पाइनल कार्ड को भेजा जाता है।
तो यानी अगर हम दो रिस्पॉन्स जिनकी हम यहाँ पे बात कर रहे थे, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक रिस्पॉन्स क्या होता है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर रहा, उस वक्त एक स्लाइड स्ट्रेच उसमें जो रिस्पॉन्स जनरेट करता है वो आपका स्टैटिक रिस्पॉन्स करता है। इसमें जो फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं वो दोनों ये होते हैं, न्यूक्लियर बैक फाइबर और न्यूक्लियर चेन फाइबर। लेकिन अब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा होता है वो स्टेट में होता है कि उसमें चेंज इन लेंथ हो रही होती है, मसल के अंदर क्या होती है, चेंज इन लेंथ हो रही है। अब जो चेंज इन लेंथ है ये जस्ट कौन डिटेक्ट करता है, न्यूक्लियर बैक फाइबर। और न्यूक्लियर बैक फाइबर को जस्ट सप्लाई मैंने पहले आपको बताया कि वहां पे प्राइमरी एफरेंट एंडिंग या टाइप 1 nerve फाइबर्स वो हैं, वो डिटेक्ट करते हैं। अब इस तरह ये हो गई इनके रिस्पॉन्स के लिए। अब जो मोटर रिस्पॉन्स है वो मैंने आपको बताया कि उनकी सप्लाई कहाँ पे होती है, पेरिफेरल होती है, यानी साइड पे सप्लाई होती है, और वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिक मसल टोन को मेंटेन करने में हेल्प आउट करते हैं। अब ये रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स कब किस तरह एक्ट करता है। अब अगर गामा मोटर न्यूरॉन को क्या किया जाए, अगर हम स्टिमुलेट कर देते हैं तो उस वक्त ये रिस्पॉन्स किस तरह जनरेट करते हैं। अगर गामा मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, गामा मोटर न्यूरॉन क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, तो स्टिमुलेशन की वजह से जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा, डायनामिक रिस्पॉन्स जो जनरेट होगा, ठीक। अब वो जो डायनामिक रिस्पॉन्स है वो स्टैटिक रिस्पॉन्स को भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। वो स्टैटिक रिस्पॉन्स को भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। यानी डायनामिक रिस्पॉन्स गामा मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करने की वजह से क्या होगा कि वहां पे जो एक एक्टिन और मायोसिन, मतलब इंट्राफ्यूजल फाइबर का वो वाला हिस्सा जहाँ पे एक्टिन और मायोसिन पाए जाते हैं, वो उनको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। और स्टिमुलेशन की वजह से क्या होगा, एक मोटर रिस्पॉन्स जनरेट होगा। और मोटर रिस्पॉन्स जनरेट होने की वजह से अगर तो गैमा डी फाइबर्स क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, तो जो डायनामिक रिस्पॉन्स है वो इनहांस हो जाएगा, और कुछ इफेक्ट उसका स्टैटिक रिस्पॉन्स के ऊपर भी होगा, यानी मसल की जो लेंथ है उसके ऊपर भी होगा, लेकिन चेंज इन लेंथ उसके ऊपर वो इनहांस हो जाएगी। लेकिन अगर क्या होता है कि वो अगर गामा स्टैटिक जो फाइबर्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, वो चेंज इन लेंथ तो ऐसा प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अगर वो चेंज इन लेंथ ऐसा प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो क्या होगा, एक स्टैटिकली मसल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन स्टेट या मसल की जो लेंथ है उसको वो बताएगा, उसको एनहांस करेगा। अगर का चेंज इन लेंथ जो प्रोड्यूस करने में उसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा, अब हम इसकी बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब इंपॉर्टेंस ये है कि हमारे जो स्पेशली पोस्चरल मसल्स हैं उनके अंदर मोस्ट ऑफ द जो कंटेंट होता है वो इंट्राफ्यूजल फाइबर का होता है, और वहां पे जो गामा मोटर न्यूरॉन की सप्लाई होती है। अब बाकी सप्लाई भी होती है, यानी अल्फा मोटर न्यूरॉन भी सप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन पोस्चरल मसल जो है अलोंग द मसल की स्टेबिलिटी, जो जॉइंट्स की स्टेबिलिटी और बेसिक मसल टोन जो कॉन्ट्रैक्शन के बावजूद या रिलैक्सेशन अगर नहीं भी करे तो उस वक्त भी मौजूद होती है, उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें, इन इंट्राफ्यूजल फाइबर या गैमा मोटर न्यूरॉन की, तो गैमा मोटर न्यूरॉन जब स्टिमुलेट होते हैं तो जो हमारी बॉडी का जो बेसिक पोस्चर है, यहाँ पे जो जॉइंट स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करने में हेल्प आउट करते हैं। अगर मैं बात करूं कि एक नी जॉइंट की बात करूं, क्या करूं, नी जॉइंट की बात करूं, तो वहां पे पाए जाने वाले क्वाड्स के अंदर और हैम्स के अंदर जो इंट्राफ्यूजल फाइबर है कंटिन्यूसली अगर एक्टिवेटेड, दोनों साइडें क्या हो रही हैं, कंटिन्यूसली क्या हो रही है, स्टिमुलेट हो रही है। इनकी कंटिन्यूस स्टिमुलेशन की वजह से क्वाड्स के अंदर भी क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन या टोन डेवलप हो रही है, और उसकी वजह से क्या होगा, दूसरे जो हैमस्ट्रिंग है उनके अंदर भी क्या होगा, इंट्राफ्यूजल फाइबर जो कि गामा मोटर न्यूरॉन की वजह से स्टिमुलेटर है, वो भी क्या हो रहे हैं, स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर रहे हैं। इस तरह नी ज्वाइंट जो है वो दोनों तरफा से मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा। इसके अलावा मैं ये अगर स्टैंड कर रहा हूँ, खड़ा हूँ, तो उस वक्त भी मेरे जो पोस्चरल मसल हैं वो बेसिक मसल टोन की वजह से, मेरी जो नेक पोजीशन है या मेरा ट्रंक पोर्शन है, ये उनकी वजह से मेंटेन्ड है। अगर ये उस वक्त ये बेसिक मसल टोन उनके अंदर मौजूद नहीं होती तो मेरे एज सच जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो बॉडी के जो जॉइंट्स हैं, उनकी वो उस तरह पोजीशन नहीं रहेगी जो मसल उसको अभी तक जो अभी मेंटेन किए हुए हैं। अब ये दोनों फाइबर्स जो हैं, ये यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें को एक्टिवेशन की,
क्या करें, को एक्टिवेशन। को एक्टिवेशन बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे एक एरिया जो मसल सेल का या मोटर फाइबर्स का स्टिमुलेट है, उसके करीब भी दूसरे मोटर फाइबर्स भी क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। जैसे कि अल्फा मोटर न्यूरॉन्स को जब ब्रेन से सिग्नल आता है तो वो क्या करता है कि साथ में करीबी दूसरे गामा मोटर न्यूरॉन्स को भी क्या कर देते हैं, स्टिमुलेट करता है। अब इसका फायदा क्या होता है, गामा मोटर न्यूरॉन की स्टिमुलेशन विद अल्फा मोटर न्यूरॉन, इससे इसको एक्टिवेशन ये हेल्प आउट करती है कि जो अगर एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर जो अल्फा मोटर न्यूरॉन की वजह से स्टिमुलेट होंगे, उनकी वजह से पेरेंट प्रोटेक्शन रिलैक्सेशन तो प्रोसीड होगी, तो अगर उस वक्त गामा मोटर न्यूरॉन कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं करते, सॉरी गामा मोटर न्यूरॉन स्टिमुलेट नहीं होते, उसकी वजह से इंट्राफ्यूजल फाइबर जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को प्रोसीड कर रहे हैं वो अगर परफॉर्म नहीं होती तो चेंज इन लेंथ में मसला हो, मतलब ऐसा उसी के साथ वो डिस्टर्बेंस हो। अगर ये साथ में होता है तो फिर एक बेसिक मसल लेंथ भी मेंटेन रहेगी। दूसरा क्या होता है कि ये एक डैम्पिंग फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, स्मूथनेस भी जनरेट हो जाती है। अगर मसल उसके साथ अल्फा मोटर न्यूरॉन के साथ गामा मोटर न्यूरॉन स्टिमुलेट नहीं होते तो इसका मतलब है कि इंट्राफ्यूजल फाइबर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन जो बेसिक मसल टोनर के तौर पर काम करे तो वो मेंटेन नहीं होगी। तो अगर वो नहीं हो रही होती तो एक एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर अगर इनमें अपोजिंग फंक्शन है ऐसा कि एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इंट्रा फ्यूजल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं कर रहे जो टोन मेंटेन करने में करते हैं, तो ये किसी वक्त में ये बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच हो सकते हैं या फिर क्या हो जाते हैं, फ्लाइल हो सकते हैं, यानी बिल्कुल उनके अंदर टोन नहीं हो सकती, तो ये इनमें डिस्टर्बेंस हो सकती है। दूसरा जो ब्रेन एरिया जो है इन इंट्राफ्यूजल फाइबर को या हमारे बाकी जो मसल जो हैं उनको जो मेंटेन करते हैं, वो ब्रेन के बेसिक 3 एरिया 4 एरियाज की अगर हम बात करें वो गामा मोटर न्यूरॉन्स को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। यानी अगर हम ब्रेन एरियाज की बात करें जो कि गामा मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं, ब्रेन एरिया स्टिमुलेटिंग गामा मोटर न्यूरॉन। अब इसमें होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, दूसरा आ जाता है बेसल गैंग्लिया, ये क्या होता है कि बेसिक मूवमेंट प्लानर होता है बेसल गैंग्लिया। उसके अलावा दूसरा आ जाता है सेरिबेलम, चौथा आ जाता है बल्बो रेटिकुलर फैसिलिटेटर। अब ये वाला सेरिब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन का मोस्ट कार्टिकल एरिया, उसके बाद बेसल गैंग्लिया, डीप बेसल न्यूक्लियाई है जो मूवमेंट प्लानर है, और उसके अलावा सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का हिस्सा। बल्बो रेटिकुलर जो फैसिलिटेटर है, ये क्या होता है, ब्रेन स्टेम के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियाई हैं, वो क्या करते हैं कि हमारी गामा मोटर न्यूरॉन्स को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। और इस तरह हमारी जो पोस्चरल है या उसके अलावा क्या होता है, जॉइंट स्टेबिलिटी जो है वो जो मसल की वजह से जो टोन की वजह से मेंटेन होती है, जो सारे ये आर्डर क्या करते हैं, सेरिबेलम इसको इसको फिर इसके बाद एक फैसिलिटेटरी एरिया को करता है, और उसकी वजह से हमारी जो है ना बेसिक मसल टोन जो है वो मेंटेन की जाती है।